सो नाउ कंटिन्यूइंग विद द प्रीवियस लेक्चर। देखिए, जब भी हम किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए वी यूज़ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, आइस देखने में डिफरेंट है, वाटर की अपीयरेंस डिफरेंट होगी और स्टीम की अपीयरेंस डिफरेंट होगी। तीनों के लिए डेंसिटी की वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उनका प्रेशर, उनकी वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हो उससे हमें पता लगता है कि वो सब्सटेंस किस स्टेट में है। ठीक है, तो किस स्टेट में है ये तो हमें पता लग गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के सेट से। जैसे कि बेसिकली जो स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस है गैसेस के केस में, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ 4 प्रॉपर्टीज़ मेनली: वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। इन चारों में से अगर आप 3 को भी डिफाइन कर दें तो स्टेट ऑफ अ गैस डिफाइन हो जाती है। मतलब मान लेते हैं इनमें से प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर इनमें से फंक्शन होगा वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स का। कि अगर आपने वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल डिफाइन कर दिए किसी गैस के तो उसका प्रेशर फिक्स हो गया। तो इन 4 में से किन्हीं भी 3 प्रॉपर्टी को डिफाइन करने से 4th प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो अगर मैं किसी गैस के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं अगर उसका वॉल्यूम बता दूँ कितना है, किस टेम्परेचर पे है और किस प्रेशर पे है, तो मुझे नंबर ऑफ मोल बताने की ज़रूरत नहीं है और मैंने उसकी स्टेट को डिफाइन कर दिया। तो ये जो सेट ऑफ 4 प्रॉपर्टी है ये सफिशिएंट है गैसियस सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए। अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई सब्सटेंस अभी गैसियस स्टेट में है या लिक्विड है या सॉलिड है। देखो, थर्मल एनर्जी। व्हाट इज थर्मल एनर्जी? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। ठीक है, तो आप बोलते हैं इट इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। ठीक है, इट्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो जो मोशन होता है वो बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो थर्मल एनर्जी अल्टीमेटली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो थर्मल एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, पार्टिकल्स मूव करने की टेंडेंसी रखेंगे, मोशन की, तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाने की टेंडेंसी रखेंगे। तो थर्मल एनर्जी जब बढ़ती है तो सिस्टम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसेस की तरफ जाने की टेंडेंसी रखता है। पर जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो पार्टिकल्स को नज़दीक लाने की ट्राई करती है। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी तो गैस से लिक्विड की तरफ या लिक्विड से आगे सॉलिड की तरफ जाने की टेंडेंसी होगी। तो ये दोनों थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी ये बहुत ज़्यादा स्पीड पे जा रहे हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा स्पीड पे जाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऐसा नहीं है कि सॉलिड में ज़्यादा होती हैं, लिक्विड में कम होती हैं, गैस में कम होती हैं। थिंग इज, अट्रैक्टिव फोर्सेस को ऑपरेट करने के लिए एक डिस्टेंस चाहिए होता है। अगर पार्टिकल दूर हैं तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट नहीं कर पाती क्योंकि ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही ये काम करती हैं। तो ये पार्टिकल अगर मान लो बहुत फास्ट मूव कर रहे थे और ये एक दूसरे के रेंज में हैं कि इनके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस एक दूसरे की लग सकती हैं, पर स्टिल इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो हाई वेलोसिटी की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस काम नहीं कर पाएगी। अगर इनकी वेलोसिटी को कम कर दिया जाए, दोनों काफ़ी स्लो मूव कर रहे हों, तो जब एक दूसरे के सामने से ये निकलेंगे तो इतने स्लो होंगे कि अट्रैक्टिव फोर्सेस को ऑपरेट करने का टाइम मिलेगा, जिससे पार्टिकल थोड़ा और क्लोज आ जाएंगे। जितना क्लोज आ जाएंगे उतना गैस से ये लिक्विड स्टेट की तरफ जाने की टेंडेंसी होगी। ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे तो सॉलिड स्टेट बन जाएगी। ये ऐसा ही एग्जांपल है जैसे कि मान लीजिए आप एक कार में इस तरफ जा रहे हैं और आपका फ्रेंड सामने वाली लेन में दूसरी तरफ जा रहा है। अगर आप दोनों बहुत हाई स्पीड पे मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे को जब आप क्रॉस करोगे तो आप एक दूसरे को हाई हेलो तो कर नहीं पाओगे, बिकॉज बोथ आर मूविंग एट हाई स्पीड्स। बट अगर आप दोनों अपनी अपनी लेन में ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं तो डेफिनेटली आपके पास इतना टाइम होगा कि एक दूसरे को हाई हेलो कर सकते हैं।
ठीक है, तो वैसा ही पार्टिकल्स का है, जब पार्टिकल्स बहुत हाई स्पीड पे मूव कर रहे होते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ऑपरेट करने का टाइम नहीं मिलता, पर पार्टिकल्स अगर स्लो हो जाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट करती हैं। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की टेंडेंसी होती है सॉलिड की तरफ ले जाने की, थर्मल एनर्जी की टेंडेंसी होती है गैस की तरफ ले जाने की। तो इन दोनों टेंडेंसीज में कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि कौन वैल्यू कितनी ज़्यादा कितनी कम है, ये डिसाइड करता है कि वो सब्सटेंस उस टेम्परेचर पे सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। ठीक है, तो इट इज़ द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द थर्मल एनर्जी एंड द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन दैट डिसाइड्स द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो अब अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसियस स्टेट सबसे सिंपल स्टेट ऑफ मैटर है, क्योंकि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनको हम निग्लिजिबल मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि गैस के पार्टिकल एक दूसरे से इतने दूर होते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट नहीं कर पाती या बहुत वीक होती हैं। तो हम ये मानते हैं कि इनके बीच में निग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। ठीक है, अब पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 11 एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मल कंडीशन में गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और 6 नोबल गैसेस। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि गैसियस स्टेट में जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो इनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे गैसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है, वो क्या है? पहली बात, हाईली कंप्रेसिबल है। सेकंड, गैसेस किसी भी कंटेनर में अगर आप गैस रख दो तो चारों तरफ गैस का प्रेशर जो वो बराबर होता है, तो ऑल डायरेक्शन में ये बराबर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। देन इनकी डेंसिटी लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती हैं। इनकी कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम नहीं होती, और गैसेस अगर दो गैसेस को मिक्स किया जाए तो वो इवनली मतलब होमोजीनियसली और कंप्लीटली मिक्स हो जाती हैं। किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड करो, एक गैस ज़्यादा ले लो, दूसरी गैस कम ले लो या 50-50 अमाउंट में ले लो, तो किसी भी प्रोपोर्शन में वो इवनली और कंप्लीटली मिक्स हो जाती हैं बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। तो दीज आर द फ्यू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट जो कि आप अपनी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यू नीड नॉट राइट इट डाउन। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर की, क्योंकि जब गैसेस सिस्टम को स्टडी करना है तो सबसे ज़्यादा जो हमें यहाँ प्रॉपर्टी देखनी है दैट इज़ द प्रेशर। तो प्रेशर सबने पढ़ा है कि इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो वो क्या होता है? ठीक है, तो इस डायग्राम से यहाँ पर समझने की ट्राई करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या है कि जैसे यहाँ पे स्मॉल पॉइंट मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया इमेजिन करो। ठीक है, अर्थ पे कहीं पर भी 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, सी लेवल पे मान लेते हैं हम, सी लेवल पे 1 मीटर स्क्वायर एरिया। उस एरिया को मैं काफ़ी जूम इन करके दिखाऊं तो मान लो इतना वो एरिया है। तो अर्थ पे जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, इस एरिया के ऊपर एक इमेजिनरी कॉलम हम ले सकते हैं, जिसमें क्योंकि एरिया के ऊपर गैस होगी मतलब एयर होगी एटमॉस्फेयर की, तो कहाँ तक चलते रहेंगे? जहाँ तक एटमॉस्फेयर है वहाँ तक हम इसको वर्टिकल कॉलम को एक्सटेंड करते जाएं तो उस कॉलम में एयर होगी, एयर का कुछ मास होगा, तो उस मास की वजह से एयर mg फोर्स एक्सर्ट करेगी। कहाँ पे? इस सरफेस पे। ठीक है, तो ये जो 1 मीटर स्क्वायर सरफेस हमने लिया है, इसके ऊपर जो पूरा एटमॉस्फेरिक गैसेस का कॉलम बन रहा है, उसका रफली मास जो कैलकुलेट किया गया नॉर्मल सी लेवल पे, वो आता है 10,300 किलोग्राम। ठीक है, तो इतने मास की वजह से कुछ फोर्स एक्सर्ट होगी। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये फोर्स जब कैलकुलेट की गई तो इसकी वैल्यू आती है, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर है दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये टोटल फोर्स आप कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, तो ये आता है
ठीक है, 1,01,000 पास्कल, जिसको आप बोल सकते हो 101 किलो पास्कल। तो 101 किलो पास्कल को ही हम डिफाइन करते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द मास ऑफ द एयर इन द एटमॉस्फेयर प्रेसिंग डाउन ऑन द अर्थ सरफेस एक्सर्ट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गया PATM। अब PATM को और किस किस के बराबर लिखते हैं? PATM को आप 1 एटमॉस्फेयर लिखते हो, ठीक है, तो 101 किलो पास्कल तो वो आ गया, या 101 किलो पास्कल की जगह आप इसको लिख सकते हैं 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये हो गया 1 ATM। इसको 760 mm ऑफ मर्करी भी लिखते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेटली 760 टॉर भी लिखते हैं, मतलब 1 mm मर्करी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 टॉर। तो ये कुछ बेसिक यूनिट्स हैं प्रेशर के जो आपको पता होने चाहिए। अब SI यूनिट क्या है प्रेशर का? SI यूनिट इज पास्कल ओनली, पर जो पास्कल है वो बहुत कम प्रेशर होता है, बहुत स्मॉल वैल्यू है प्रेशर की। तो जनरली डे टू डे लाइफ में हम पास्कल में प्रेशर को बहुत कम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर आपको आइडिया लेना है कि व्हाट इज 1 पास्कल, कि 1 पास्कल कितना है, तो आप ये बोल सकते हो कि 10.2 मिलीग्राम मास ऑन अ सरफेस एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट इज 1 पास्कल। मतलब अगर आपके हाथ पे एक छोटा कॉइन भी पड़ा है, उसका भी प्रेशर 1 पास्कल से काफ़ी ज़्यादा होगा, 100 टाइम्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 10.2 मिलीग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर पे 1 पास्कल का प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसलिए पास्कल में हम बड़ा रेयरली प्रेशर को डिफाइन करेंगे। जनरली हम प्रेशर को डिफाइन करेंगे इन एटमॉस्फेयर, mm ऑफ मर्क्यूरी या 760 टॉर। इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये 760 टॉर या 76 mm ऑफ मर्क्यूरी, सॉरी 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कैसे आया? तो मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में करते हैं हम? बैरोमीटर में। तो बैरोमीटर में इस तरह का सेटअप है जहां पर एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है। अब यहां पर मर्क्यूरी रखा गया कंटेनर में। आई होप दिस इज नॉट विजिबल। ठीक है, नाउ इट इज विजिबल। नाउ ये मर्क्यूरी यहां पर रखा गया है। अब एटमॉस्फेयर जो है वो बाहर से प्रेस कर रहा है, तो बाहर से प्रेस करेगा तो मर्क्यूरी को इस ग्लास ट्यूब में अंदर की तरफ पुश करेगा। तो एटमॉस्फेयर अंदर की तरफ पुश करता है, जिससे मर्क्यूरी ग्लास ट्यूब में ऊपर राइज करती जाती है। कब तक राइज करेगी? एक पर्टिकुलर हाइट तक। उसके बाद क्या होगा? जो मर्क्यूरी का ये H हाइट का कॉलम बना है, ठीक है, दिस इज H हाइट, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये H हाइट का जो कॉलम बना है, इसमें जितनी भी मर्क्यूरी भरी है उसका कुछ मास होगा। तो उसके मास की वजह से उसका mg फोर्स डाउनवर्ड लग रही होगी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, तो प्रेशर उसको ऊपर की तरफ पुश कर रहा है और अपना वेट उसको डाउनवर्ड लाने की ट्राई कर रहा है। तो जिस हाइट पे मर्क्यूरी का इस कॉलम का वेट इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पुश को जस्ट बैलेंस कर दे, उससे फिर मर्क्यूरी ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अगर ये H हाइट पे आके रुक गई है तो H हाइट का मर्क्यूरी का कॉलम जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, आप बोलेंगे कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ कॉलम ऑफ मर्क्यूरी ऑफ हाइट H। तो प्रेशर कितना आ जाता है? ρgh, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू H। ये आ गया ρgh। तो ये प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। ठीक है, तो ये हाइट नॉर्मल सी लेवल पे आती है कैलकुलेट करने पे 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर। तब हम लिखते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर इज अप्रॉक्सीमेटेड एज 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी
या 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, तो उसको हम हाइट से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। अब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा पुश करेगा तो मर्क्यूरी थोड़ा और ऊपर राइज करेगी। प्रेशर अगर बाहर कम हो गया तो मर्क्यूरी का जो वेट है वो मर्क्यूरी को डाउन थोड़ा पुश करेगा, तो मर्क्यूरी का लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो जितनी हाइट बढ़ेगी उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ज़्यादा होगा तभी हाइट बढ़ेगी, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तब हाइट कम हो जाएगी। तो दिस पर्टिकुलर सेटअप इज कॉल्ड अ बैरोमीटर। अब एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि बैरोमीटर में मर्क्यूरी क्यों यूज़ करते हैं, वाटर क्यों यूज़ नहीं करते। तो ये आपको सोचना है कि वाई वी ओनली यूज़ मर्क्यूरी इन बैरोमीटर, वाई नॉट वाटर या कोई और लिक्विड क्यों यूज़ हम नहीं करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बैरोमीटर में एक चीज़ है, इसमें जो प्रेशर है, जैसे कि यहाँ पर हमने डिफरेंट केसेस लिए, दिस इज 1 2 3 4। फर्स्ट टाइम जो ट्यूब है उसका बेस यहाँ पे है, इसमें जो मर्क्यूरी की हाइट है वो है 76 सेंटीमीटर। अब अगर मैं ट्यूब को थोड़ा ऊपर भी उठा दूँ, ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको लिफ्ट कर दिया, अभी भी मर्क्यूरी की हाइट चेंज नहीं हुई। तो ट्यूब को ऊपर या नीचे लिफ्ट या लोअर करने से हाइट ऑफ मर्क्यूरी कहाँ से, कंटेनर में जो मर्क्यूरी का लेवल है वहाँ से जो हाइट ऑफ मर्क्यूरी आएगी वो चेंज नहीं होता है। सेकेंडली, अगर आप ट्यूब ज़्यादा डायामीटर की लेते हैं, कम डायामीटर की लेते हैं, तब भी हाइट ऑफ कॉलम पे इफेक्ट नहीं पड़ता। आप ट्यूब को एंगल पे रखते हैं, किसी एंगल थीटा के ऊपर प्लेस करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले भी उतनी ही हाइट तक मर्क्यूरी जा रहा था, अभी भी। क्यों? क्योंकि हाइट हमेशा वर्टिकली कैलकुलेट की जाती है और रो जी एच को बराबर करना है पी एटमॉस्फेयर के, तो एच वेरी नहीं करेगा और एच हमेशा वर्टिकली कैलकुलेट किया जाता है। कितने भी एंगल पे अगर आप इसको रख दें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अबाउट बैरोमीटर। नेक्स्ट इज कि जब भी हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं तो हम कॉमनली वर्ड यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या कभी आपने सुना होगा कि पॉजिटिव प्रेशर एनवायरनमेंट है, नेगेटिव प्रेशर एनवायरनमेंट है। तो व्हाट इज़ पॉजिटिव प्रेशर एंड व्हाट इज़ नेगेटिव प्रेशर, क्योंकि प्रेशर तो ज़ीरो से नीचे कैसे जा सकता है। तो देखो, जब हम पॉजिटिव प्रेशर की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपना रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। तो जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक से ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव प्रेशर, जब एटमॉस्फेरिक से नीचे होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, तो जो भी आप प्रेशर मेज़र करते हो बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर ही मेज़र किया जाता है, मतलब इसको रेफरेंस लेवल मान के मेज़र किया जाता है। और वैक्यूम पॉइंट को हम लिखते हैं कि वैक्यूम इज़ बेसिकली नेगेटिव प्रेशर, क्योंकि वैक्यूम मीन ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो, ज़ीरो के नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। तो ज़ीरो भी कितना आएगा, ज़ीरो से 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी लेवल पे एटमॉस्फेरिक आता है। तो अगर आपको 72 सेंटीमीटर कहा जाए तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 4 सेंटीमीटर नीचे है, तो इस लेवल के रिस्पेक्ट में वो नेगेटिव है, पर ज़ीरो के रिस्पेक्ट में वो पॉजिटिव है। तो ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर डिफाइन किए जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस से, जबकि वैक्यूम पॉइंट होता है जहां पर प्रेशर इज एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब नेक्स्ट बात करते हैं ओपन एंड क्लोज्ड एंड मैनोमीटर्स की। ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर्स, ओपन एंड एंड क्लोज्ड एंड। देखो, मैनोमीटर्स, यहाँ पर गैस का कुछ प्रेशर होगा, तो गैस का जो प्रेशर है वो एक्सर्ट हो रहा है यहाँ पे, और ये जो ग्रे कलर में रिप्रेजेंट किया गया है दिस इज मर्क्यूरी। ठीक है, जिसको मैंने मार्क किया, दिस इज मर्क्यूरी। प्रेशर हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे फिक्स होता है, क्योंकि P इज इक्वल टू रो जी एच, एच अगर बराबर है तो प्रेशर भी बराबर होगा। तो मतलब ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की
यहाँ वाला जो पॉइंट है इसको ए ले लेते हैं, यहाँ वाले पॉइंट को बी ले लेते हैं, तो प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी। तो हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे प्रेशर हमेशा बराबर होता है। अब मरकरी का लेवल बी से ऊपर कितना है, एच हाइट तक है, पर ए के ऊपर नहीं है। मतलब ए पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, गैस का। तो प्रेशर ऑफ गैस ए पॉइंट पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और बी पॉइंट पे, बी के ऊपर क्या है, इट्स अ क्लोज्ड एंड ट्यूब। मतलब यहाँ से एटमॉस्फेयर पे ओपन नहीं है वो, तो इसके थ्रू एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग सकता। तो यहाँ बीच में ट्यूब में वैक्यूम है, और बी पॉइंट के ऊपर सिर्फ एच हाइट का मरकरी का कॉलम है। तो बी पॉइंट पे जो प्रेशर लगेगा वो होगा प्रेशर ड्यू टू मरकरी, और वो आ जाएगा रो जी एच के बराबर। तो इस केस में आप लिख सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो पी ए कितना है, प्रेशर ऑफ गैस, और पी बी कितना है, प्रेशर ऑफ मरकरी कॉलम, दैट इज रो जी एच। तो ये हो गया क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। अब सेकंड केस है, इट्स अ ओपन एंड मैनोमीटर। तो यहां पर भी गैस है, तो गैस का यहां से प्रेशर लग रहा है। अब मरकरी यहां से लेके यहां तक है, ओके। तो अब भी अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं। तो ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है, ए पॉइंट पे एच हाइट का मरकरी का प्रेशर लग रहा है, मरकरी के ऊपर गैस का भी लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लिखें तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ मरकरी, जो आ जाएगा रो जी एच। और प्रेशर एट बी पॉइंट पे कितना है, क्योंकि ये ओपन है एटमॉस्फेयर पे, तो इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा होगा क्योंकि ट्यूब ओपन है। तो पी बी इज इक्वल टू पी ए टी एम और पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो मतलब पी गैस प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी ए टी एम। तो यहां से आप बोल सकते हो पी गैस प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी ए टी एम, जिसको रीअरेंज करके लिखा गया है पी गैस इज इक्वल टू पी ए टी एम माइनस रो जी एच। तो ओपन एंड में इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहां पर लेवल थोड़ा डिफरेंट है, गैस की तरफ मरकरी का लेवल कम है, दूसरी तरफ लेवल बढ़ गया है। तो गैस का जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये मरकरी नीचे की तरफ पुश होगी, तो यहाँ से मरकरी ऊपर की तरफ पुश होगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जो गैस का प्रेशर है वो ज़्यादा है, इसलिए मरकरी को उसने डाउन पुश किया और दूसरी तरफ से मरकरी को अपवर्ड पुश किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एच हाइट डिफाइन की गई है ये थोड़ी सी गलत है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द एच हाइट। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर मरकरी का लेवल यहाँ पहुँच चुका है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में जो मरकरी का लेवल है वो पहुँच चुका है यहाँ तक, ठीक है। अब अगर हम डिफाइन यहाँ पर करते हैं, दिस इज़ पी ए, दिस इज़ पी बी। ए पॉइंट पे क्या लग रहा है, सिर्फ गैस का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस। बी पॉइंट पे क्या है, मरकरी प्लस एटमॉस्फेरिक, तो रो जी एच प्लस पी ए टी एम। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो क्लोज्ड एंड ओपन एंड के लिए इस तरह से हम प्रेशर की इक्वेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल solve a question based on this particular concept. Now this is the question number 1. The pressure at the base of a column of liquid of length L held at an angle theta to the horizontal level. तो यहाँ पर एक inclined column of liquid आपको दिया गया है जिसका horizontal के साथ theta angle है, and the length of the liquid is L. तो यहाँ पर आपको बताना है कि बेस ऑफ द कॉलम है, मीन्स इस पॉइंट पे कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर हमें 2 एग्जांपल अभी दिए गए हैं। फाइंड द प्रेशर ऑफ द ट्रैप्ड गैस। ये मरकरी का कॉलम है, यहाँ पर भी ये मरकरी कॉलम है,
इसके नीचे यहाँ पर गैस ट्रैप है और यहाँ पर ऊपर एक गैस ट्रैप्ड है। तो दोनों केसेस में जो गैस है उसका प्रेशर बताना है। यहाँ पर ऊपर से टॉप से जो प्रेशर लग रहा है बाहर से, दैट इज़ पी नॉट, और यहाँ पर जो बाहर प्रेशर है जस्ट बिलो द मर्करी लेवल इज़ पी नॉट। ठीक है, तो नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 2 to 3 minutes ऑफ टाइम। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको हमेशा कहा गया कि जो लेंथ लेनी है दैट शुड बी वर्टिकल। ठीक है, तो अगर ये लेंथ यहाँ पर L है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो लेंथ है इट इज़ L, तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें देन ये जो डिस्टेंस आएगा दिस विल बी L cos थीटा, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस आएगा इट विल बी L sin थीटा। तो किसी पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, रो जी एच, कि उस पॉइंट के ऊपर वर्टिकल कॉलम कितना है। तो वर्टिकल कॉलम की लेंथ कितनी है, L sin थीटा, तो रो जी इंटू L sin थीटा, दैट इज द प्रेशर एट द बेस ऑफ द कॉलम। सेकेंड क्वेश्चन, इसका अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल में, ठीक है, यहाँ पर जो प्रेशर ऑफ गैस है तो गैस का प्रेशर इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे चारों तरफ गैस बराबर प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, तो गैस का जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे जो प्रेशर हो रहा है, ऊपर से आने वाला प्रेशर और नीचे से लगने वाला प्रेशर दोनों बैलेंस हो रहे होंगे इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे। इट मीन्स ए केस में प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू, अब ऊपर से लगने वाला प्रेशर कितना है, एक जो मरकरी का कॉलम है मरकरी की वजह से प्रेशर लग रहा है, मरकरी के ऊपर पी नॉट प्रेशर भी एडिशनली लग रहा है। तो पी गैस इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू मरकरी प्लस पी नॉट। तो प्रेशर ड्यू टू मरकरी कितना होगा, रो जी एच, क्योंकि मरकरी कॉलम की हाइट एच है, प्लस पी नॉट। तो ये आ गया फर्स्ट केस में गैस का प्रेशर। अब सेकंड केस के लिए देखें तो यहां से गैस का प्रेशर डाउनवर्ड लग रहा होगा और इसके साथ मरकरी का प्रेशर भी तो नीचे की तरफ ही लगेगा। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे जो नीचे की तरफ से प्रेशर है दैट इज पी नॉट, और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो इस लेवल पे ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो है प्रेशर ऑफ गैस प्लस प्रेशर ऑफ मरकरी, और नीचे की तरफ से जो प्रेशर लग रहा है दैट इज पी नॉट। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे तभी बैलेंस हो रहा है। तो सेकंड केस में पी गैस प्लस प्रेशर ऑफ मरकरी दैट इज रो जी एच इज इक्वल टू पी नॉट, तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू पी नॉट माइनस रो जी एच। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड केस के लिए आंसर। अब थर्ड केस के लिए सॉल्व करते हैं। सी, यहां पर ये इंक्लाइंड है, तो क्या करना है आपको, ये जो L लेंथ है मरकरी कॉलम की, इसकी वर्टिकल लेंथ कितनी आएगी। तो यहां से L है, अगर दिस लेंथ इज L, ठीक है, तो यहां से अगर हम एक वर्टिकल ड्रॉ करते हैं और ये एंगल थीटा दिया गया है, तो ये जो वर्टिकल लेंथ आएगी दिस विल बी L sin थीटा। तो यहां पर भी जो गैस का प्रेशर लग रहा है इस तरफ से, और ऊपर से क्या लग रहा है, पी नॉट प्लस प्रेशर ऑफ मरकरी। तो प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू पी नॉट प्लस प्रेशर ऑफ मरकरी, दैट इज पी नॉट प्लस रो जी L sin थीटा। तो इस तरह से हम अलग अलग केसेस के लिए प्रेशर ऑफ गैस कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे हमारे पास एक यूट्यूब मैनोमीटर हो, चाहे हमारे पास सिंपल ट्यूब दी गई है जिसमें मरकरी का कॉलम दिया गया है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगर आपको एक कहा जाए कि आप एक ऑब्जेक्ट पे राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे F फोर्स लगा रहे हैं और उतनी ही फोर्स नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर क्या होगी, ज़ीरो। तो जब नेट फोर्स ऑन एनी सिस्टम ज़ीरो होती है तब हम बोलते हैं कि सिस्टम
मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कंटेनर दिया गया है, बीच में जो दिया है, दिस इज अ मूवेबल पिस्टन। ये पिस्टन लेफ्ट राइट स्लाइड कर सकता है। अगर प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ बी तो क्या होगा, पिस्टन राइट साइड मूव करेगा। ठीक है, मतलब अगर ये प्रेशर यहां से ज़्यादा लग रहा है, दूसरी तरफ से जो प्रेशर है वो कम लग रहा है, तो पिस्टन राइट साइड मूव करेगा। कब तक मूव करेगा, जब तक प्रेशर ऑफ ए बिकम्स इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि बी की तरफ अगर ये मूव करेगा तो बी को कंप्रेस करेगा, बी का प्रेशर बढ़ेगा और ए में एक्सपेंशन होगी तो लेफ्ट साइड का प्रेशर कम होगा। जब दोनों का प्रेशर बराबर हो गया देन हम बोलेंगे सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जब दोनों तरफ प्रेशर, किसी भी सिस्टम में अगर प्रेशर अंदर और बाहर बराबर है, बैलेंस्ड है, तब भी हम कहते हैं कि द सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गैस लॉज। तो सबसे पहला जो गैस लॉ है दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल लॉ में क्या कि फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, कि आपने जो गैस ली है वो फिक्स अमाउंट ले लिया कि 1 मोल 2 मोल जितना भी अमाउंट लेना है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस, कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो सीधी सी बात है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ता है। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन। तो जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो यहाँ से अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू के डिवाइड बाय पी। के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फर्दर v इंटू पी, दैट इज पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पी वी कांस्टेंट होने का मतलब है कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट रहेंगे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, कि प्रेशर को आपने डबल किया तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, प्रेशर को हाफ किया तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। जैसे कि प्रेशर की वैल्यू अभी 4 है, वॉल्यूम 2 है, तो 4 इंटू 2 8। अगर प्रेशर को कम करके 2 कर दिया जाए तो वॉल्यूम 4 हो जाएगी, ताकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। इट मीन्स प्रेशर वॉल्यूम अगर P1 V1 है तो ये P2 V2 के बराबर भी होगा, ये P3 V3 के बराबर भी होगा। तो जो भी चेंज प्रेशर में आएगा कोरिस्पॉन्डिंगली वॉल्यूम में ऐसा चेंज आएगा जिससे प्रेशर इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम PV डायग्राम देखें तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कैसा है, इन्वर्सली रिलेशन है दोनों के बीच में। तो इस तरह का ग्राफ आता है। ये ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोथर्म। ठीक है, द पीवी कर्व जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे है तो दिस इज कॉल्ड आइसोथर्म। ठीक है, अब ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे ड्रॉ किया गया है। अगर हम एक और टेम्परेचर T2 पे इसको ड्रॉ करते हैं तब क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहां पर एक और कर्व ड्रॉ कर दिया, ये टेम्परेचर T2 पे है, एक और कर्व ड्रॉ कर दिया, ये टेम्परेचर T3 पे है। तो हमें बताना है कि कौन सा टेम्परेचर हाई है, T1 T2 T3 में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे आएगा। तो एक तो ये हमें सॉल्व करना है। सेकेंडली PV वर्सेस V ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो PV हमने कहा कि PV कांस्टेंट है, चाहे प्रेशर को बढ़ाओ, वॉल्यूम को बढ़ाओ या किसी भी को कम करें तो PV की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो PV वर्सेस वॉल्यूम या प्रेशर ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। और प्रेशर का 1/V के साथ क्या रिलेशन है, प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इन्वर्स है, पर 1/V के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी। तो स्ट्रेट लाइन भी अलग अलग स्लोप पे आ सकती है, जैसे कि यहाँ पर ये 3 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ की हमने, दिस इज T3, दिस इज T2, दिस इज T1। तो इनको कैसे सॉल्व करना है कि यहाँ पे कौन सा टेम्परेचर हाई या कौन सा टेम्परेचर लो है। ठीक है, तो दीज ऑल आर
आइसोथर्म्स। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी, क्या होता है जो एक्चुअल हम फाइनली यहाँ पर इक्वेशन डिराइव करेंगे, दैट विल बी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है, जो फाइनल आएगी आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, अभी यहाँ पर हम किस पार्ट पे हैं कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पर इस पर्टिकुलर ग्राफ में प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रही है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, तीनों चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो आपको इस इक्वेशन को यूज़ करना आसान रहेगा अगर इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो चलें किसी एक को कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। लेट अस से कि प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, तो प्रेशर को फिक्स कर दो। प्रेशर को मान लो हम यहाँ पर फिक्स कर दिया, ठीक है, तो इस लाइन पे प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया। प्रेशर जब कांस्टेंट हो गया तब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब प्रेशर कांस्टेंट 3 पॉइंट पे ग्राफ को कट कर रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V1 है, दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V2 है और थर्ड पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V3 है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जिसका वॉल्यूम कम है उसका टेम्परेचर भी कम है। तो सबसे कम वॉल्यूम कौन सी है? V1। तो इट मीन्स ये किस ग्राफ पे आ रहा है? T1 पे। तो T1 सबसे कम है, उससे बड़ा T2, उससे बड़ा T3। तो इस तरह से हम टेम्परेचर का ऑर्डर यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंडली यहाँ पर भी ये जो ग्राफ है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों चीज़ें वेरी कर रही हैं। तो यहाँ पर आप दूसरे तरीके से करो, मान लो हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं, तो वॉल्यूम फिक्स होगी तो 1/वॉल्यूम भी फिक्स हो गया। जैसे ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी तो इस पर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये तीनों ग्राफ को इन 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है। तो पहले के कोरस्पॉन्डिंग ये प्रेशर आ रहा है P1, दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग है P2 और ये तीसरे के कोरस्पॉन्डिंग है P3। तो इसमें PV इज इक्वल टू NRT में अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जिसका प्रेशर हाईएस्ट होगा उसका टेम्परेचर भी हाईएस्ट होगा। तो P1, P2, P3 में हाईएस्ट इज P3। वो किस ग्राफ के लिए आ रहा है? T3 वाले कर्व से। इट मीन्स T3 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। तो इस तरह से कभी भी हमारे पास 3 पैरामीटर दिए गए हों, एक को कांस्टेंट करके हम बाकी 2 को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट है बॉयल्स लॉ में कि डिफरेंट ग्राफ्स कैसे हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। सो नाउ यू कैन नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ, दैट इज चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट सिंपल है, ठीक है, हम डिटेल स्टेटमेंट में नहीं जाएंगे, कि प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट रखते हैं। जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो वॉल्यूम बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रोवाइडेड प्रेशर इज कांस्टेंट। तो इसका जो एक्चुअल इक्वेशन है दैट इज VT इज इक्वल टू वॉल्यूम एट T टेम्परेचर इज V0, दैट इज वॉल्यूम एट 0 टेम्परेचर, प्लस T डिवाइड बाय 273.15 V0, ठीक है। कि हर T डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम कितनी बढ़ेगी, कि वॉल्यूम अगर 0 पे V0 है, जब टेम्परेचर 0 है तो V0 है। अब टेम्परेचर जब T केल्विन होगा तो वॉल्यूम कितनी बढ़ेगी, T इंटू V0 अपॉन 273.15। मतलब 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम V0 अपॉन 273.15 अमाउंट से बढ़ती है, ठीक है। कि अगर हम T को 1 ले लें कि 0 डिग्री पे 0 केल्विन पे वॉल्यूम V0 है, 1 पे कितनी होगी, तो टेम्परेचर आ जाएगा 1, तो 1 इंटू V0 अपॉन 273.15, तो कितने से बढ़ा, V0 अपॉन 273.15। तो हर डिग्री केल्विन बढ़ाने से वॉल्यूम V0 अपॉन 273.15 अमाउंट से इंक्रीज करता है। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसका आपको पता होना चाहिए। बाकी ग्राफ प्लॉट करने के लिए दिस इज सफिशिएंट कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
तो यहाँ पर अगर हम VT ग्राफ लें तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल है, तो एक ग्राफ ऐसा आ सकता है, एक ऐसा आ सकता है। अब मान लो मैंने ये आपको दे दिया, ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये P1 P2 P3 क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो। सेकंड, यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये केल्विन में है, तो जब टेम्परेचर केल्विन में है तो ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया हो तो ग्राफ 0 नहीं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी गैस की वॉल्यूम 0 नहीं होती, 0 केल्विन पे 0 होती है। ठीक है, तो ये ग्राफ 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 नहीं आएगा, ये आएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 केल्विन, यहाँ पे 0 आएगा। तो ये ग्राफ यहाँ से चलेगा, तो कुछ ग्राफ इस तरह से आएंगे। ठीक है, जैसे ये P1 P2 P3, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम लिख सकते हैं कि PV = nRT। मान लो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, या टेम्परेचर की जगह फिर से वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दी हमने, मान लीजिए ये लाइन आ गई, तो इस लाइन पे वॉल्यूम हो गई कांस्टेंट। अब ये तीनों ग्राफ को इन 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, जिसका प्रेशर हाईएस्ट उसका टेम्परेचर भी हाईएस्ट। तो टेम्परेचर किसका हाईएस्ट है, P3 का, क्योंकि P2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ टेम्परेचर है, P1 के करस्पॉन्डिंग ये टेम्परेचर है। ठीक है, तो P3 का टेम्परेचर हाईएस्ट आ रहा है, इट मीन्स P3 इज ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा। तो ये हो गया चार्ल्स लॉ। तो बस आपको इक्वेशन याद रखनी है कि प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर आपको ये इक्वेशन याद है, PV = nRT, तो प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि R अपने आप में कांस्टेंट होता है, N नंबर ऑफ मोल है, तो ये फिक्स्ड अमाउंट के लिए ही हम कर रहे हैं। अमाउंट कांस्टेंट मतलब N ऑलरेडी कांस्टेंट होगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द चार्ल्स लॉ। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद Gay-Lussac लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स।